तो आपने भी एक एसी लिया है, ऑर्डर किया है और आप जानना चाहते हो आखिर उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, तो उसको याद रखना है। जब इंस्टॉलेशन हो तो वो चीज़ करवाना ही करवाना, अदरवाइज लॉन्ग रन में आपके जो एसी है उसमें कुछ भी इशू आ सकता है। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करना। साथ ही साथ आप अगर कोई एसी बाई करने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन और टैग प्रोडक्ट में आपको एसी मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, जिससे आपके भाई को थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर एसी इंस्टॉलेशन में क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले होता है कि इंस्टॉलेशन होता है इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का। तो आउटडोर यूनिट को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ब्रैकेट्स लगते हैं, मतलब जो बोल सकते हो उसका होल्डर लगता है। आप एक चीज का ध्यान रखना, जो होल्डर इनके तरफ से दिया जाता है वो बहुत ही महंगा है, तो आप कोशिश करना कि खुद से होल्डर मंगा लो, उससे आपका चीप में मतलब 500-600 मिल जाएगा। लेकिन बट अगर जो कंपनी के साइड से जो होल्डर आता है ना, वो आपको 1200 से 1300 रुपये पड़ता है जीएसटी लगा के। तो कोशिश करना अपना खुद का स्टैंड मंगा लेना, ताकि आपको चीपेस्ट प्राइस में हो जाए। ये चीज बहुत अच्छा है कि मैंने ये गलती किया था, मैंने तो डायरेक्टली उन्हीं से ले लिया, तो मुझे ज्यादा पड़ गया, 3000 रुपये लगभग मुझे इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ा। बट आप कोशिश करना कि सबसे पहले जब आप एसी ऑर्डर करो उसी टाइम उसके लिए एक ब्रैकेट ऑर्डर जरूर कर लेना, जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। मतलब आपके करीब 500 से 700 रुपये बच जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले करना। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले वो आपके जो इंडोर यूनिट जहां लगाओगे वहां दीवार में होल करते हैं। होल करने के बाद आपके जो इंडोर यूनिट होता है उसका फ्रेम कसते हैं, और उसके बाद वहां पे वो लगाते हैं, जिससे होगा कि आपका एसी पूरा टंग जाएगा। उसके बाद जो पाइप्स रहते हैं, मतलब 3 पाइप्स जनरली रहते हैं, एक पतला रहता है, एक मोटा रहता है, एक तो वाटर ड्रेन पाइप रहता है। तो तीनों पाइप को निकालेंगे, साथ साथ जो इंडोर से आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्शन जाएगा उस वायर को निकालेंगे, उस वायर को निकाल लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो आउटडोर यूनिट को प्लेस करने के लिए जो मैंने बताया स्टैंड, उस स्टैंड को लगाएंगे, उस पर आउटडोर यूनिट को रखेंगे। साथ साथ जो आपके साथ एसी के साथ जो पाइप मिलता है, उस पाइप को वो रोलिंग करेंगे। कहने का मतलब जो पाइप है ना, उसको वो रोल करेंगे, और उसको मतलब जिस तरह से आपका होम रहेगा उसके अनुसार से उसको मोड़ेंगे अपने अनुसार। अब देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी पाइप को मोड़ते हैं तो उनका 2 तरीका होता है, या तो उनके पास एक फ्रेम रहेगा जिससे वो मोड़ेंगे, या फिर उस पाइप के अंदर एक पाइप डाल के मोड़ेंगे। अब इससे क्या होता है कि अगर वो डायरेक्टली मोड़ देंगे तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, जब टेढ़ा हो जाएगा तो उसमें जो स्पेस है एयर फ्लो करने का वो कम बचेगा, तो जिससे आपको इशू हो सकेगा। तो जब भी वो ये चीज करें तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो डायरेक्टली पाइप को ना मोड़ दे। अगर वो डायरेक्टली मोड़ते हैं तो मे बी आपको इशू हो सकती है कूलिंग में, या कुछ भी हो सकती है। तब ध्यान रखें जब भी वो पाइप मोड़े। तो बहुत लोग होते हैं प्रोफेशनल जिनके पास वो एक टूल्स रहता है जिसमें वो लगा के पाइप को मोड़ते हैं, जिससे उसका गोलाई होता है, वो पाइप मतलब चिपकता नहीं, मतलब बोलते चपाता नहीं है, जिससे कि एयर फ्लो दिक्कत नहीं होता। और मेरे साथ मेरे घर में जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया था कि पाइप के अंदर ही पाइप डाल के मोड़े थे, तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि पाइप मुड़ता नहीं है। तो ये चीज रखना है। साथ साथ जब आपके घर से पाइप निकले, सपोज दैट आपके घर से आउटडोर यूनिट आपके छत में लग रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखें, जब आपके घर से पाइप निकलता है ना, तो उसको डायरेक्ट ऐसे करके नहीं निकाल दे। जैसे सपोज दैट ये आपका घर का दीवार है ऐसे, और यहाँ से पाइप निकला, ठीक है, ये पाइप निकला, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल के इसे ऊपर मत ले जाना। इससे क्या होगा कि जब भी बरसात का पानी आएगा तो वो अंदर आ सकता है, मतलब भले उसमें वो व्हाइट पुट्टी लगा दे, व्हाइट सीमेंट लगा दे, फिर भी वो पानी रिस सकता है जब बहुत ज्यादा टाइम तक आएगा। तो उसको क्या करना है, जब यहाँ से आएगा तो इसको थोड़ा ऐसे करके नीचे मोड़ना, ऐसे यू शेप देके ऊपर लेना। मतलब ये जो यू शेप है ना, ये जो आपका छेद रहेगा जहां से पाइप निकलेगा उससे नीचे रहना चाहिए, उसके बाद लेना। इससे क्या होगा कि जो बरसात का पानी आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ से नीचे छू जाएगा। तो ये एक फायदा आपको हो जाता है कि बरसात का पानी अंदर नहीं जाएगा। मतलब समझो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है जो आपके घर के अंदर पानी आने से रोकेगा। साथ साथ इतने चीजें हो गई। अब जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो एक काम करना, उनके पास एक स्पेशल टेप आता है, मे बी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करें, तो वो टेपिंग जरूर करवा लेना। उससे क्या होता है ना कि जो आपका पाइप है, वायर है, वो डस्ट, धूल और समझो एक बार और आइसोलेट हो जाता है, जिससे कि ये चीजें सेफ रहती है, ठीक है। तो जब आपका पूरा सारा चीज हो जाए तो उनको बोलना कि इस पे टेपिंग कर दो। तो टेपिंग के लिए वो एक स्पेशल टेप यूज करते हैं जिसमें किसी तरह का कोई गोंद नहीं होता, मतलब वो चिपकता नहीं है, बस वो लिपटते जाते हैं, उसमें कोई गोंद नहीं होता, वो बहुत बेहतर टेप होता है। तो मुझे 300 रुपए के लगभग उन्होंने चार्ज किया था। मैंने कहा कुछ नहीं, आप कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज कर दो। तो वो चीज जरूर करवाना, इससे है कि आपका पाइप थोड़ा कम गर्म होगा, जो आपके वायर्स हैं और उसको उनको समझो एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाता है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब बात आता है वैक्यूमिनेशन का, मतलब समझो आपका इंडोर यूनिट लग गया, आपका आउटडोर यूनिट लग गया, सारा कनेक्शन हो गया, बात आता है वैक्यूम करने। तो देखो, वैक्यूम एक एसी को इंस्टॉल करने के लिए वैक्यूम सबसे मस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब ये क्यों याद रखना बताते हैं।
अगर बिना वैक्यूम के इंस्टॉल किया जाए, बिना वैक्यूम के इंस्टॉलेशन डन हो जाए, तो क्या हमारा एसी ठंडा करेगा? बिल्कुल ठंडा करेगा, लेकिन उसकी जो इफिशियंसी है वो घट जाती है। मतलब समझो कि पहले अगर वो 100% इफिशियंट था, तो अब वो 70 या 80% इफिशियंट होगा, और आपके बिजली का बिल भी बढ़ सकता है, और कभी कभी कंप्रेसर से आवाज भी आ सकता है, ये इशू आ सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज है कि जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें वैक्यूम 20 से 25 मिनट होना चाहिए। अब देखो, बहुत टेक्नीशियन अलग अलग होते हैं, बहुत लोगों के पास यूनिट भी अलग अलग रहता है। कुछ लोगों के पास डिजिटल मीटर होते हैं, कुछ लोगों के पास एनालॉग मीटर होते हैं। तो जो डिजिटल मीटर रहता है उसमें जब आप वैक्यूम करोगे तो उसमें 500 माइक्रोन उसका रीडिंग आना चाहिए, 500 माइक्रोन आना चाहिए। और जो छोटा वाला रहता है उसमें -30 और मतलब 750 माइक्रोन होता है, वैसा रीडिंग आना चाहिए। बट एक डिफरेंस है, जो डिजिटल मीटर रहता है वो आपको प्रॉपर चीज बताता है, मतलब आपका एयर वैक्यूम हुआ कि नहीं, जो माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं मॉइस्चर वो खत्म हुआ कि नहीं, ये सारा चीज आपको डिजिटल मीटर में प्रॉपर मिलता है। बट जो एनालॉग मीटर रहता है उसमें ये चीज डिटेक्ट करने की क्षमता नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर को सक करने का, मतलब जो एयर को वैक्यूम करता है बस उसी का रीडिंग उसमें आता है। तो कोई भी मीटर लगाओ तो 20 से 25 मिनट चलना चाहिए। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है वेदर पे। अगर आप जिस मान के चलो बहुत ज्यादा ठंडा वेदर में लगा रहे हो तो मे भी इसका टाइमिंग बढ़ सकता है, और अगर बहुत ज्यादा धूप है तो मे भी इसका टाइमिंग कम भी हो सकता है। तो कोशिश करना मैक्सिमम तो आपको 20 मिनट तो चलाना ही बोलना है उनको कि 20 मिनट तक वैक्यूम करना ही करना है, ये मस्ट है। अब अगर नहीं कराते हो, या 5 मिनट में करा के, 6 मिनट में करा के, या वो जल्दी कर देते, तो इसका क्या इशू होगा उसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहला चीज आप समझो, टेक्नीशियन बोलेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं होता, आपको ठंडा होगा, मतलब आपको हर तरह का कन्वेंसर बोलेंगे, पर आपको नहीं मानना है। अब देखो इससे क्या इशू होता है मैं बताता हूँ। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला। सबसे पहला इशू जो होता है कि अगर आप सपोज दैट बिना, मतलब समझो प्रॉपर वैक्यूम नहीं हुआ, या वैक्यूम हाफ हुआ, या अच्छा से वैक्यूम नहीं हुआ, या वैक्यूम ही नहीं हुआ, तो जब गैस रिलीज होती है ना, तो गैस जो एयर रहता है उसके साथ साथ जो मॉइस्चर रहता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। और अब वो सिर्फ गैस नहीं रहा, जैसे जनरली क्या होता है, जो एसी रहता है उसका जो कंप्रेसर रहता है वो डिजाइन रहता है एक सर्टेन गैस को कंप्रेस करने के लिए, और वो उसी गैस को प्रॉपर कंप्रेस कर पाएगा, इजिली वे में कंप्रेस कर पाएगा, उसको ज्यादा पावर नहीं लगेगी उसमें। तो कहने का मतलब है, जब ये ओरिजिनल मतलब प्योर गैस रहता है तो इसको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता, इजिली वे में ये कंप्रेस करता है और इसको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे ही बिना वैक्यूम हुए गैस को रिलीज कर दिया जाता है, तो उसमें होता ये है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं, या जो बोल सकते हो कि माइक्रो क्या बोलते हैं उसको, अरे नाम में भूल रहा हूँ, जो भी ड्रॉपलेट्स रहते हैं, या बोल सकते हो मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर रहता है, और जो एयर रहता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। जब वो मिक्स हो जाता है तब वो गैस नहीं रहा, वो एक दूसरा ही गैस बन गया। तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर को खूब ज्यादा काम करना पड़ता है उसको कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि कंप्रेसर डिजाइन है सिर्फ एक सर्टेन गैस को कंप्रेस करने के लिए, बट अब वहां पे 2-3 चीज मिक्स हो गए। साथ ही साथ ये जो मिश्रण रहता है ना, ये एक एसिड रिलीज करती है। तो ये एसिड क्या करता है, ये कोरोजन पैदा करता है, मतलब जो आपका कंप्रेसर का कंपोनेंट है उसमें ये कोरोजन ला सकता है। अब ये कब लाएगा, कितने टाइम बाद ये इफेक्ट करेगा, इसके बारे में मेरे को पता नहीं, बट ये कोरोजन करेगा, मतलब कहने मतलब उसमें रस्टिंग लाएगा, जिससे आपके कंप्रेसर में धीरे धीरे दिक्कत आ सकती है। और एक बात याद रखना, जो कंपनीज रहती है ना वो साफ साफ बोलती है कि अगर जो कंप्रेसर में गैस है उसमें कुछ भी मिला तो वो आपका कंप्रेसर का वारंटी लूज कर देंगे, मतलब अवॉइड कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए वैक्यूम कराना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि कंपनी वाले कभी भी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, फिर आप अकेले रह जाओ। तो आपको क्या करना है, कोई भी मीटर उनके साथ हो तो आपको आधा घंटा से मतलब 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आपको वैक्यूम कराना है। साथ साथ जब वैक्यूम हो जाए तो तुरंत गैस रिलीज नहीं करवाना है। वैक्यूम होने के बाद वो मशीन को डिस्कनेक्ट करेंगे, बट जो वो उनका मीटर रहता है ना वो कनेक्टेड रहेगा आपके आउटडोर यूनिट में, और उसको 15 से 16 मिनट या वो तो 20 मिनट छोड़ दिया जाएगा। अब उससे क्या होगा कि जब ये बहुत देर तक छोड़ा जाएगा ना, तो वो क्या होता है, कहीं पे गैस लीकेज होगा, कहने मतलब आपका पाइप पे कहीं पे लीकेज होगा, तो ये फिर से इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू चेंज हो जाएगा मतलब मॉइस्चर फिर से अंदर आ गया, तो आपको फिर से वैक्यूम करना पड़ेगा उस जो लीकेज है उसको पैक करके, समझे। तो तुरंत गैस रिलीज नहीं करवाना, वो होने के बाद भी आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है और देखना है क्या इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है क्या। अगर चेंज होता है तो आपको फिर से वैक्यूम कराना पड़ेगा, नहीं चेंज होता है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, रिलीज गैस कर सकते हो। अब गैस रिलीज, सपोज दैट आपका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 500 माइक्रोन है और इसमें उतना ही माइक्रोन है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर वैक्यूम हो चुका है। और जब ये गैस रिलीज करेंगे तो फिर जहां जहां जॉइंट्स होते हैं वहां ये क्या करते हैं, कुछ मतलब बोल सकते हो कोई लिक्विड डालते हैं, जिससे ये पता चलता है क्या वहां पे गैस लीक हो रहा है क्या। तो अगर गैस लीक होगा फिर उसको पैक करेंगे, और नहीं लीक हो रहा होगा फिर उसको सेट करके और अंदर आएंगे, फिर लाइन देंगे और आपको पूरा सेटअप करके दिखाएंगे कि कैसे आपका ऐसे काम करेगा, कौन से में क्या फीचर है, आपको वो डेमो देंगे।
तो इस प्रकार से आपको अपना एसी का इंस्टॉलेशन कराना। मैंने जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता कोई और करे, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी भी बंदे को दिक्कत ना हो अपने एसी के इंस्टॉलेशन में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस तरह के वीडियो के लिए अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना।